Hey friends, I'm Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. नीट 2022 के लिए हमारा टारगेट रहेगा 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ का और उस सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। क्लास 12 से हमने स्टार्ट किया था और आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में तो टेलीग्राम पे स्टडी स्किल सक्सेस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसके रेगुलर पीडीएफ मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एनलार्ज एंड ऑफ पीनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन एंड दैट स्किन इज नोन एज। सीधा सा लर्न करने का क्वेश्चन है। ऑप्शंस है ग्लांस पेनिस, फोर स्किन, हाइमेन एंड यूरिथ्रल म्यूटस। तो हम सबको पता है कि जो फोर स्किन लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज फोर स्किन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एनलार्ज एंड ऑफ पीनिस इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, ग्लांस पेनिस कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही रहेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा विद। सीमन जो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सीमन की अगर अपन बात करते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा यानी कि सीमन का जो सिक्रीशन है, मेनली सीमन का 60% ऑफ सीमन जो होता है वो सेमाइनल वेसाइकल या शुक्राशय से बनता है। इसे हिंदी में कहा जाता है शुक्राशय। उसके अलावा इसके अंदर बाकी की जो ग्लैंड्स होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स के भी प्रोडक्ट्स होते हैं। इन सब के अलावा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है सीमन में, दैट इज़ अ स्पर्म। स्पर्म का सिक्रीशन जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और वहाँ से वो सिक्रीट किया जाता है। तो 62 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The dash lead to vasa deferens that ascends to the dash and loops over the dash। अगर आपने एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड पढ़ा है तो ये डायरेक्ट चैप्टर थर्ड की ही लाइन है। The epididymis leads to vasa deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये सीक्वेंस हमें याद रखना होता है। स्पर्म्स का जो सिंथेसिस है, स्पर्म्स या इन्हें हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण या इनका फॉर्मेशन जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, जो कि टेस्टिस या वृषण के अंदर पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है शुक्रजनन नलिका। यहाँ पर स्पर्म्स का सिंथेसिस होता है। स्पर्म के सिंथेसिस के बाद में सभी स्पर्म्स जो हैं छोटी छोटी ट्यूब से होकर के एक पूरे के पूरे नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है टेस्टिस के अंदर, जिसे कहा जाता है रेटे टेस्टिस या वृषण जालक। वृषण जालक में आने के बाद में वहाँ से इन स्पर्म्स को कलेक्ट करती है वासा एफ्रेंशिया या इन्हें कहा जाता है शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं जो होती है इस लिक्विड को भेजती है एपिडिडाइमस या अधिवृषण के ऊपर। अधिवृषण से वासा डेफरेंशिया या शुक्रवाहिनी में जाते हैं। वहाँ से ये इजैक्युलरी डक्ट और इजैक्युलरी डक्ट से होने के बाद में एट लास्ट यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग से होकर के ये पीनिस से बाहर सिक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको इन सबको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a transporting tube leading from the bladder to which brings urine outside the body via penis? penis के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें यूरिन के इजैक्यूलेशन के लिए और स्पर्म के इजैक्यूलेशन के लिए एक ही ट्यूब होती है। यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है जिसे कहा जाता है बेसिकली यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा, और इस यूरिथ्रा के अंदर जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है वो इजैक्यूलेटरी डक्ट आकर के इसी की ओपनिंग में मिलती है और फिर दोनों एक कॉमन डक्ट के थ्रू पीनिस से बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, और ओपनिंग जो होती है यूरिथ्रा की, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा इज नोन एज यूरिथ्रल मिएटस। यूरिथ्रा को कहा जाता है मूत्र मार्ग। इसकी जो ओपनिंग होती है वो कहलाती है यूरिथ्रा मीटस, और ब्लैडर की और इजैक्यूलेशन की जो कॉमन डक्ट होती है वो आपके कहलाती है यूरिथ्रा। Let's move to next question. If for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system is blocked,
अगर किसी भी रीज़न से वासा एफ्रेंशिया अगर ब्लॉक हो जाती है, या जिसे कहा जाता है शुक्र वाहिकाएं अगर ब्लॉक हो जाती है, तो क्या कंडीशन होगी? हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वासा एफ्रेंशिया काम क्या करती है। वासा एफ्रेंशिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनते हैं, वहाँ से ये जाते हैं रेटिटेस्टिस के अंदर, वहाँ से वासा एफ्रेंशिया, वहाँ से ये एपिडिडाइमस, यानी कि ये एपिडिडाइमस को देने का काम करती है। ठीक है, तो टेस्टिस से एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म्स जो है या गैमीट्स जो है उनका ट्रांसफर ही नहीं होगा। ये बाकी के ऑप्शंस आपके क्या रहेंगे? इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 इज बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। देखिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ में कुछ असेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे कि मेल के अंदर आपको ध्यान रखनी है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसाइकल्स। उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ग्लैंड्स जो होती है 2000 बार्थोलिन ग्लैंड्स। और बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती है, आपको अगर यही याद रह जाए कि बार्थोलिन ग्लैंड्स इज इन फीमेल, तो इट इज सिचुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइना। वेजाइना के दोनों साइड्स के ऊपर बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि ह्यूमंस के वेजाइना के पास में एक पेयर बार्थोलिन ग्लैंड्स का देखने को मिलता है। बाकी के तीनों ऑप्शन जो होते हैं दीज आर इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। यूटेराइन फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटेराइन? यूटेराइन, या इसको ये कह सकते हो फॉलोइंग में से कौन सा यूट्रस या गर्भाशय का काम नहीं है? ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो, मैच्योर होते हुए भ्रूण से वेस्ट मटेरियल को निकालना, ऑब्वियसली यूट्रस या गर्भाशय ये काम करता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, सबको पता है कि यूट्रस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। प्लेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, फीमेल और फीमेल गैमिट के संलयन की क्रिया ये यूट्रस के अंदर नहीं होती है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर या ओवरी से जो निकलने वाली स्पर्म, ओवरी से ओवम जो होते हैं डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में निकलते हैं, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। यस, मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी यूट्रस प्रोवाइड करवाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, जो यूट्रस का फंक्शन नहीं है वो है फ्यूजन होना। फ्यूजन का प्रोसेस ध्यान रखेंगे, फ्यूजन का वेन्यू या फ्यूजन का स्थान कौन सा होता है? फैलोपियन ट्यूब्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इफ वन ओवरी ऑफ 30-year-old लेडी इज रिमूव्ड, देन व्हाट हैपन्स इन द अफेक्टेड लेडी? यानी कि किसी एक, यहाँ पर एज सिर्फ आपको बताने के लिए दी गई, एज डजेंट मैटर। इस क्वेश्चन में एज का कोई वो नहीं है। किसी भी लेडी की अगर ह्यूमन फीमेल के अंदर एक ओवरी सर्जिकली रिमूव कर दी जाए तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें सबको पता होना चाहिए कि ह्यूमन फीमेल्स या फिर जो आपके मैमल्स की फीमेल्स के अंदर एक साइकिल चलता है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली प्राइमेट्स के अंदर ये साइकिल देखने को मिलता है, जो जनरली 28 से 30 दिन का होता है और हर बार इसमें रिपीट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड के अंदर, यानी कि 30 दिन का अगर है तो 14वें या 15वें दिन, 14th या 15th डे ओवम रिलीज होता है ओवरी से, और ओवरी से ओवम रिलीज ऑल्टरनेट मंथ में होता है। यानी कि एक महीने अगर राइट ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी से ओवम रिलीज होगा, उसके नेक्स्ट मंथ फिर से राइट से, फिर उसके नेक्स्ट मंथ किससे होगा? लेफ्ट से रिलीज होगा। तो ईच मंथ ऑल्टरनेट ओवरीज आर यूज टू रिलीज दैट थिंग। ठीक है, तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा? नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल कंटिन्यू। एक ओवरी बंद हुई है, दूसरी ओवरी अभी भी सही फंक्शनिंग कंडीशन में है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉर्मल बट ओव्यूलेशन डजंट अकर। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं रहेगा बट ओव्यूलेशन होगा। ड्यूरेशन इज प्रोलॉन्ग्ड, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर एक ओवरी रिमूव हो गई है तो दूसरी ओवरी से ओवम रिलीज होगा एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल विल कंटिन्यू। लेकिन फर्स्ट ओवरी जो रिमूव्ड है उससे नहीं होगा, तो 28 दिन तक देयर इज नो ओवम रिलीज और सच साइकिल। फिर वापस से किससे रिलीज होगा? जो पहले वाली ओवरी पड़ी है उस तरीके से। तो इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 मंथ हो जाएगा। नो इफेक्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा। 1 महीने की जगह डबल हो जाएगा उसका टाइम पीरियड जो है वो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 69. A sac shaped like an upside down pear
with a thick lining and muscles in the pelvic area where a fertilized egg and zygote comes to grow into a baby. एक सैक जैसी स्ट्रक्चर या थैले जैसी स्ट्रक्चर जिसकी शेप होती है पियर नाशपाती को अगर अपन उल्टा रख देते हैं उस तरीके की जो शेप होती है वो विद अ थिक लाइनिंग एंड मसल्स, पेल्विक एरिया के अंदर होता है ये, और यहाँ इसकी मसल्स की थिक लाइनिंग होती है और इस सैक के अंदर फर्टिलाइज्ड एग या जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं वो ग्रो करके एक न्यूबॉर्न बेबी बनाता है। इस सैक का नाम क्या है? तो हम सबको पता है इस थैले जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? यूट्रस या गर्भाशय कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 इज which of the following is a finger-like projection, a finger-like structure and lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है फीमेल्स के अंदर उसमें लेबिया माइनोरा आउटर मोस्ट जो फोल्ड होते हैं, ठीक है, वजाइना के बाहर दो फोल्ड होते हैं, लेबिया माइनोरा आउटर लिप्स एंड लेबिया मेजरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा के ऊपर एक जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्लाइटोरिस। ओविडक्ट एम्प्यूला या कॉरियोनिक विलाई इनका नाम नहीं है। करेक्ट ऑप्शन विल बी क्लाइटोरिस। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन इज। जहाँ पर भी मैचुरेशन डिवीजन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन जो होता है वो कौन सा होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर हम प्रोसेस देखते हैं तो इस प्रोसेस की शुरुआत होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ सेल्स होती है जिन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया या इन्हें कहते हैं शुक्राणु मातृ कोशिकाएं। ये सेल्स नॉर्मल डिवीजन करती रहती है। इन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स जो हैं वो क्या बनाती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो होते हैं ये क्या करते हैं? मियोसिस फर्स्ट शुरू करते हैं, ठीक है, और यही डिवीजन जो होता है इनका मैचुरेशन डिवीजन कहलाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होता है दैट इज मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट के बाद में बनती हैं आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या इन्हें कहा जाता है द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिकाएं। और इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस सेकंड बनने के बाद में स्पर्मेटिड्स का सिंथेसिस होता है। स्पर्मेटिड्स या इन्हें कहा जाता है शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं। यहाँ तक की सारी सेल्स स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटिड तक की सारी सेल्स आपके कैसी होती हैं? सर्कुलर। इन स्पर्मेटिड्स के अंदर डिफरेंशिएशन या विभेदन की क्रिया होती है जिससे जो स्पर्म है वो सर्कुलर से अपनी पर्टिकुलर शेप के अंदर आ जाता है, जिसे आप मैच्योर स्पर्म कहते हो। इसे कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु, ठीक है। एंड यही स्पर्मेटोजोआस जो होते हैं वो क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। तो जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है वो होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, और उसमें होता है मियोसिस फर्स्ट। और अगर हमने सेल डिवीजन पहले पढ़ा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट इज ऑलवेज रिडक्टिंग डिवीजन जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं कितने रह जाते हैं? हाफ रह जाते हैं, ठीक है। अगर 2n है तो n रह जाएंगे, 4n है तो वो क्या रह जाएंगे? 2n रह जाएंगे। तो रिडक्टिव डिवीजन जो होता है वो कहाँ पर होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के दौरान। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। रिडक्टिव डिवीजन को हिंदी में कहा जाता है न्यूनीकारी विभाजन। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। देखिए सीधा ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, GH, TSH, PRL और GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है इसका बेसिकली क्या रहता है? ऑप्शन रहता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है, प्रोलैक्टिन की नहीं होगी और ग्रोथ हार्मोन्स भी इसमें नहीं होंगे। लेकिन हमें सभी हार्मोन्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से हार्मोन इसके अंदर फंक्शनिंग करते हैं। प्यूबर्टी के दौरान यानी कि जब 16-17 की एज होती है उस टाइम पे हाइपोथैलेमस जो होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH की फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाना शुरू करता है। ये हार्मोन जो है जाकर के इफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को,
ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को ये स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है वहाँ से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट लीडिंग सेल्स, या इन्हीं को ही कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हें हिंदी में आप कह देते हो अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं, इनको जाकर के स्टिमुलेट करता है और उनसे एंड्रोजन के सिक्रीशन को प्रेरित करवाता है या इंड्यूस करवाता है। हम सबको पता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन है इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन जो है स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। तो LH से बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन होता है और FSH जो है ये काम करता है आपके सर्टोली सेल्स के ऊपर, और ये सर्टोली सेल्स जो होती हैं स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं उनको रिलीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्यूबर्टी की स्टार्ट में बनने वाला हार्मोन कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आगे पिट्यूटरी पे काम करता है। पिट्यूटरी से फिर LH और FSH क्या होते हैं, रिलीज करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिप्रेजेंट्स हैप्लॉइड सेल्स। हमने पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर ली थी, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं आराम ऑप्शंस की, स्पर्मेटोगोनिया 2n सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनियाज आर 2n सेल्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी 2n सेल होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डिवीजन के बाद में क्या बनती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विच आर n सेल्स। इसमें मियोसिस फर्स्ट या रिडक्टिंग डिवीजन होता है जिसके रिजल्ट के तौर पे क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड दीज आर n सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन या हैप्लॉइड सेल्स कौन सी होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। सेकेंडरी oocyte, या इसे हम हिंदी में कह देते हैं द्वितीयक oocyte जो होता है, उसके अंदर जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन या सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होता है तब उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनता है। देखिए अगर हम इसके ऑप्शंस में देखते हैं तो इसका क्लियर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन हमें पहले से भी सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी। अगर हम बात करते हैं oocyte की, फीमेल जो होती है प्राइमेट मैमल के अंदर, प्राइमेट फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर जब फीमेल फीटस की कंडीशन में होता है उसी टाइम पीरियड पे वहाँ पर ऊगोनिया का सिंथेसिस हो जाता है, यानी कि उन एक फीमेल फीटस की ओवरी के अंदर ही कुछ सेल्स होती हैं जो ऊगोनिया की सेल्स होती हैं जो कि प्राइमरी मदर सेल का काम मदर सेल की तरह काम करती हैं। इन सेल में प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है और प्रोफेज फर्स्ट के स्टार्ट होने के बाद में उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्राइमरी oocyte। और इवन टिल द एज ऑफ फीटस से लेकर के प्यूबर्टी की स्टेज तक ये सेल्स जो होती हैं वो प्राइमरी oocyte की कंडीशन में ही रहती हैं, ठीक है। इनके चारों तरफ ग्रैन्युलर सेल्स की लेयर बन जाती है। इस ग्रैन्युलर सेल्स की लेयर के बनने के बाद में इनको कह दिया जाता है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद में इनके ऊपर और ग्रैन्युलर सेल्स की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसके बाद में इन सेल्स को कह दिया जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, या एक तरीके से सेकेंडरी फॉलिकल बॉडीज। सेल नहीं रहती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल सेकेंडरी फॉलिकल बॉडीज़। इस सेकेंडरी फॉलिकल बॉडी के अंदर अब एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है, कैविटी या जिसको कहते हैं गुहा, और इस गुहा के बनने के बाद में इस गुहा को कहा जाता है एंट्रम। दिस कैविटी इज़ नोन एज एंट्रम, और इस एंट्रम के बनने के बाद में इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं टर्शरी फॉलिकल या फिर तृतीयक फॉलिकल, ठीक है। इसी टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपका मियोसिस फर्स्ट होता है जिसे कहते हैं रिड्यूसिंग डिवीजन फर्स्ट या न्यूनीकारी विभाजन फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट के तौर पर आपका बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte में डिवीजन तब तक नहीं होता जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है, ठीक है। लास्ट में टर्शरी फॉलिकल जो होती है वो ग्रैफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी oocyte बनने के बाद में, और सेकेंडरी oocyte जो होता है ग्रैफिन फॉलिकल से रिलीज़ कर दिया जाता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है
तब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर आपके क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन से आपके बनता है सेकेंडरी पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम। कई बार इस हैप्लॉइड ओवम को आपके ऊटेड लिखा हुआ या फिर एग सेल लिखी हुई भी मिल जाती है, जो बनते ही हाथों हाथ फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिसका फ्यूजन हो जाता है मेल गैमेट के साथ में। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर मियोसिस काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट इसकी सबसे लंबी स्टेज हो जाती है। ठीक है, 74 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte लास्ट में बनता है। ग्राफिन फॉलिकल जब रिलीज कर देती है तब वो सेकेंडरी oocyte को ही रिलीज करती है, जिसे कि हम कहते हैं ओवम का रिलीज होना। बेसिकली सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ होता है, मियोसिस सेकेंड इसमें नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो है वो इसमें कंप्लीट नहीं होता है। तो सेकेंड के कंप्लीट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो है, स्पर्म्स का न्यूक्लियस के साथ में स्पर्म से एक और चीज़ होती है जो कि oocyte के अंदर एंटर करती है, दैट इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। समीपस्थ तारक काय या तारक केंद्र उसे कहा जाता है। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है मियोसिस सेकंड के लिए स्पिंडल फाइबर बनाने का काम, मियोसिस सेकंड के लिए तर्कुतंतु बनाने का काम कौन करता है, ये प्रॉक्सिमल फाइबर ही करता है। इसलिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नहीं मिलेगा तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट ही नहीं होगा। उसी स्टेज के अंदर, सेकेंडरी oocyte की स्टेज के अंदर ही उस ओवम को मेंसिस के दौरान ब्लड के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाएगा। तो सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कंप्लीशन होने के लिए फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, स्पर्म और ओवम के फ्यूज होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज एंट्रम। ये हम थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके हैं कि एंट्रम जो होता है वो कौन सी कैविटी में बनता है। आपको कुछ मिनट पहले ही मैंने बताया था कि जो ओवरी की टर्शरी फॉलिकल या तृतीयक पुट्टिका, यस, फॉलिकल के लिए जो हिंदी में टर्म काम में ली जाती है वो ली जाती है पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका और तृतीयक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल। उसे हम टर्शरी फॉलिकल कब कहते हैं, जब उसके अंदर एंट्रम बन जाती है। ठीक है, एंट्रम नाम की गुहा या कैविटी बननी शुरू हो जाती है तब। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। Let's move to question number 77. Menstruation is triggered by a sudden decline in the amount of hormone secreted by the corpus luteum. तो देखिए, जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, ग्राफियन फॉलिकल ओवम को रिलीज कर देती है। ओवम बेसिकली सेकेंडरी oocyte, उसे रिलीज करने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल खुद एक ग्लैंड के तौर पे काम करती है और इस ग्राफियन फॉलिकल जो कि ओवम को रिलीज कर चुकी है ऑलरेडी, उसे अब क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, ये दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू होने से रोकती है और प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करती है, बॉडी को प्रिपेयर करती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करती है, रिलीज करती है, जिसमें से प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो इट इज़ ट्रिगर्ड बाय अ सडन डिक्लाइन। मेंस्ट्रुएशन जो है तब ट्रिगर होता है जब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के अंदर सडनली क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि कुछ दिनों तक कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है, लगभग 10 to 15 डेज तक। उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो चेंज हो जाती है आपके कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर, और कॉर्पस एल्बिकेंस के बनने के बाद में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के सिक्रीशन में बहुत ज़्यादा कमी आने लग जाती है। प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बनाए रखता है और प्रोजेस्ट्रॉन के हार्मोन में जैसे ही कमी आने लगती है तो उस टाइम के अंदर एंडोमेट्रियम जो होता है वो झड़ना शुरू हो जाती है, ओवम भी रिलीज हो जाता है, एंड जिसे हम कहते हैं मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन। ठीक है, और उसके बाद में FSH और LH हार्मोन जो होते हैं वो अपना काम करते हैं और नया साइकिल जो होता है मेंसेस का वो शुरू हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Level of which hormones are at their highest during the luteal phase of the
मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, अगर हम बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 फेजेस होती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम 1 से 28 दिन के अंदर कंसीडर करते हैं तो 14 डेज़ के बाद में दिस फेज़ जो होती है, यानी कि 5 से लेकर के 14 तक की जो फेज़ होती है, ये फेज़ जो होती है ये कहलाती है फॉलिक्यूलर फेज़ या फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग फेज़। 14 to 28 डेज़ की जो फेज़ होती है दैट इज़ नोन एज ल्यूटियल फेज़। इन सब के बीच में अगर हम बात करते हैं तो 14th डे, यानी कि जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होना होता है, ओवम रिलीज़ होता है, उस टाइम पे LH और FSH की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है पूरे महीने के अंदर, ठीक है। और ल्यूटियल फेज़ के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की क्वांटिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद जब कार्पस ल्यूटियम बन जाती है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्ट्रॉन को बना के रखती है। प्रोजेस्ट्रॉन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट करती है सो दैट इट कैन प्रिपेयर यूट्रस फॉर द अपकमिंग प्रेगनेंसी, ताकि ये यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कुछ टाइम के बाद में कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है एंड देन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल गिर जाता है और फिर से LH और FSH जो होते हैं अपने लेवल्स में आते हैं एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट साइकिल की फिर से शुरुआत होती है। तो 78 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ओवा आर रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवम का रिलीज होता है 14th डे पे और एक बार में एक ही ओवम रिलीज होता है, ठीक है। हर बार अलग अलग ओवरी से ओवम रिलीज होता है, एक मंथ राइट से एक मंथ लेफ्ट से। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अटेन्स अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर 1 से 28 डेज का साइकिल है तो मिडल का मतलब हो गया 14th डे, ओव्यूलेशन का डे, जिस डे पे क्या होता है ओव्यूलेशन, और इस डे पर LH, FSH एंड ईस्ट्रोजन तीनों हार्मोन्स की क्वांटिटी क्या होती है, पूरे के पूरे मंथ में हाईएस्ट होती है, ठीक है। 28 या 30 डेज जो भी साइकिल है उसमें इन तीनों हार्मोन्स की क्वांटिटी हाईएस्ट होती है 14 डे पे मिड के अंदर। प्रोजेस्ट्रॉन की क्वांटिटी हाईएस्ट होती है आफ्टर दिस, ठीक है, ल्यूटियल फेज के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि क्या रहेगा, LH एंड ईस्ट्रोजन, FSH। बेसिकली जो मेन हार्मोन्स रहेंगे वो आपके वो रहते हैं LH एंड FSH, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकी क्वांटिटी आपके क्या होती है, हाईएस्ट पीक पर ये पहुँचे होते हैं। ईस्ट्रोजन की पीक एज सच आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ oogenesis फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। oogenesis या इसे हिंदी में कहा जाता है अंडजनन। अंडजनन की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनती है और इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, जोना पेल्यूसिडा। जब सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज़ कर दिया जाता है ग्रैफियन फॉलिकल से, ये अगर आपका सेकेंडरी oocyte है जिसे हम कहते हैं ओवम का रिलीज़ होना, सेकेंडरी oocyte जब रिलीज़ कर दिया जाता है तो उसके सराउंडिंग में एक लेयर होती है, इस लेयर को क्या कहा जाता है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ होती है लेयर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 81st क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द विजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जब कॉपुलेशन के दौरान पेनिस के द्वारा वेजाइना के अंदर सीमन का रिलीज किया जाता है तो दैट टर्म इज नोन एज इंसेमिनेशन, ठीक है। बाकी की टर्म्स भी पता होनी चाहिए। ओव्यूलेशन, ओवरी के अंदर प्रेजेंट जो ग्रैफियन फॉलिकल होती है उस ग्रैफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना, और ओवम जो होता है बेसिकली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओवम जो है द्वितीयक oocyte के फॉर्म में रिलीज होता है। मेंस्ट्रुएशन प्राइमेट की फीमेल्स के अंदर हर महीने एक ओवम रिलीज होता है जिससे एक पूरा का पूरा कंप्लीट साइकिल होता है, और इसे मेनली 4 हार्मोन्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। दैट This cycle is known as menstruation. Gametogenesis, formation of gametes. Sperm का formation spermatogenesis और ovum का formation oogenesis.
ठीक है, तो 82 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी क्लीवेज आर कंप्लीटेड अप टू 16 सेल स्टेज? जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाता है तो हमारे पास में क्या मिलता है? जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट जो होगा वो कितनी सेल से बना होगा? सिंगल सेल स्टेज से होगा, यानी कि एक सेल का हमें क्या मिलेगा? जाइगोट। इसे 16 सेल की स्टेज में जाने में कितना टाइम लगेगा? हम सबको पता है कि यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से। 1 से 2, 2 से हम कितने बनेंगी? 4 सेल्स, 4 से बनेगी 8, और 8 सेल्स जब डिवाइड करेंगे तब कितनी बनेगी? 16 सेल्स। और यही इस क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि कितनी सेल्स की स्टेज जो होती है वो आपके काम में आती है। तो हम देख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4 डिवीजन जो होते हैं, बेसिकली 4 क्लीवेज जो होते हैं वो काम में आते हैं रीच अप टू 16 सेल स्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 84। Which of the following does not occur in the time during and immediately after fertilization? जो फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी घटना या कौन सा फिनोमिनन फर्टिलाइजेशन निषेचन के दौरान या निषेचन के जस्ट बाद में नहीं होता है? मार्क माई क्वेश्चन को जरूर पढ़े, डज नॉट बोला हुआ है या डज अकर बोला हुआ है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन कहते ही एग सेल और स्पर्म के फ्यूजन को है। डिवीजन ऑफ द oocyte सेल बाय द मियोसिस, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान ही होता है क्योंकि पहले oocyte का डिवीजन होता है, डिवीजन होने से ही ओवम न्यूक्लियाई बनता है। इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम इन द यूट्रस, नो इट डजेंट अकर जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन होने में कुछ टाइम लग जाता है, इम्प्लांटेशन होता है आपके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर। एक सेल की कंडीशन होती है जाइगोट, जाइगोट से 16 सेल्यूलर स्टेज बनती है जिसको कहा जाता है मोरूला। मोरूला से फिर और ज़्यादा डिवीजन होता है और 2 लेयर्स बन जाती है जिसमें आउटर लेयर कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर जो होती है वो कंप्लीट एम्ब्रियो या भ्रूण का सिंथेसिस करती है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में जाकर के यूट्रस की वॉल, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, एंडोमेट्रियम, जिसका मेंटेनेंस करना प्रोजेस्टेरॉन का काम था, उसके अंदर जाकर के क्या होता है? धंस जाता है। इट गॉट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। ठीक है, और ये इम्प्लांटेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसे कहते हैं रोपण। भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में रोपण या इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ यूट्रस। डाइजेशन ऑफ सेल लेयर अराउंड द oocyte बाय स्पर्म, ये भी हाथों हाथ हो जाता है क्योंकि डाइजेशन के बिना स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है। तो 84 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चेंज दैट अकर्स टू जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो यूनिसेलुलर जाइगोट बन रहा है उसमें सबसे पहला चेंज क्या होता है? चारों ऑप्शंस को देखना। इट डिवाइड्स टू फॉर्म अ होलो बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। हाँ जी बिल्कुल, मोरूला स्टेज के बाद में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है, जिस टाइम तक आते आते सेल्स का डिफ्रेंशिएशन भी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है। इट बिगिन्स टू सीक्रेट हार्मोन, नो इट ये हार्मोन सीक्रेशन नहीं शुरू करता है। इट कॉन्टैक्ट्स द एंडोमेट्रियल वॉल, जाइगोट हाथों हाथ एंडोमेट्रियल के पास में नहीं जाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में एंडोमेट्रियल की वॉल में जो होती है उसमें जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। इट इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन 2.5 से 3 महीने के बाद में होता है। आफ्टर 3 मंथ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड। ओके, सो 85 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज न्यूट्रिशन टू द फीटस थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड या जिसे हम कहते हैं नाल, ठीक है, गर्भनाल भी जिसे कहा जाता है, वो जिस ब्लड वेसल को कैरी करती है, जिसके थ्रू डेवलप हो रहे भ्रूण को न्यूट्रिशन दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? याद करने का क्वेश्चन है। इट इज़ नोन एज अम्बिलिकल वेन, इसे अम्बिलिकल वेन कहा जाता है और इट इज़ अनपेयर्ड, यानी कि ये पेयर में नहीं होती है, सिंगल होती है। बाकी के सभी ऑप्शंस इसके इनकरेक्ट है। वी विल रिमेंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 87 क्वेश्चन इज प्राइमरी जर्म लेयर्स आर, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद में एम्ब्रियो या जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो होता है, इसमें
सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। डिफरेंशिएशन या विभेदन का मतलब हो जाता है कि सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। किस सेल को फ्यूचर में चल के कौन सा ऑर्गन बनाना है, इस चीज़ का डिटर्मिनेशन या इस चीज़ का निश्चय पहले ही हो जाता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन या विभेदन की क्रिया। इस विभेदन की क्रिया के दौरान 3 तरीके की सेल्स या 3 तरीके की बेसिक लाइंस बनती है, जिनको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये तीनों की तीनों लेयर्स जो होती हैं हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का सिंथेसिस करती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि एक्टोडर्म से ये बन रहा है, मीजोडर्म से ये बन रहा है। ठीक है, सीएनएस करने में मीजोडर्म का रोल होता है, स्किन बनने में एक्टोडर्म वगैरह। तो प्राइमरी, इन तीनों लेयर्स को कहा जाता है प्राइमरी जर्म लेयर्स, एंड प्राइमरी जर्म लेयर्स फॉर्म 3 आर नोन एज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 88. By the end of how many weeks major organ system are formed during the embryonic development? भ्रूणीय विकास के दौरान कितने हफ्तों के बाद में मेनली मुख्य रूप से सारे के सारे जो अंग है वो बन जाते हैं? सीधा लर्न करने का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 12 हफ्ते, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि लगभग 3 महीने के बाद में। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर, 3 महीने के भ्रूण के अंदर उसके आँख, नाक, कान, हाथ, उंगलियाँ, ठीक है, और इंटरनल विजुअल ऑर्गन सारे के सारे, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो डेवलप हो चुकी होती है। एम्ब्रियो का सेक्स डेवलप हो चुका होता है। बस इन सभी का कंप्लीट मैच्योरेशन जो होता है वो नहीं होता, तो बट इट इज़ क्लियरली डिस्टिंक्ट इन अ 3 मंथ एम्ब्रियो। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 12 वीक्स। Question number 89. Which of the following hormone acts to uterine muscle cause its stronger contraction during the parturition? Parturition होता है प्रसव की क्रिया। प्रसव की क्रिया जो होती है उस दौरान फॉलोइंग में से कौन सा हार्मोन है जो गर्भाशय की मसल्स यानी यूट्राइन मसल्स जो होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन पैदा करता है, जिससे कि प्रसव पीड़ा या फिर पार्चुरेशन के टाइम पे जो लेबर पेन होता है वो शुरू होता है। जब फीटस कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है, फीटस या जो भ्रूण है वो कंप्लीट मैच्योर हो जाता है, उसके मैच्योर होने पर प्लेसेंटा जो है कई बार हार्मोन रिलीज़ करता है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन, या इसे कई बार, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो उस टाइम पे माइल्ड लेबर पेन या जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकेंड्स का लेबर पेन होता है, जिसे कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, इस तरीके का जो पेन होता है दैट इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये कुछ टाइम पीरियड तक चलता है, कुछ डेज से लेकर के 1 से 2 हफ्ते तक हो सकता है। इसके बाद में इसी रिफ्लेक्स के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक्टिवेट होती है, और एट लास्ट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन वेरी हाई क्वांटिटी, और ये कंटिन्यूस ऑक्सीटोसिन का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। कॉन्टिन्यूस सिक्रीशन के बाद में लगातार ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के कारण क्या होता है, लेबर पेन जो होती है इसकी शुरुआत होती है, प्रसव पीड़ा की शुरुआत, जिसके कारण हमारा क्या होता है, लेबर पेन के कारण क्या होता है, फीटस का क्या आना, बाहर आना। ठीक है, सो 89 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरिंग पार्चुरेशन अ प्रेग्नेंट वुमन इज हैविंग प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन्स एंड चाइल्ड बर्थ हैज़ टू बी फास्टेंड। ठीक है, इट इज़ एडवाइसेबल टू एडमिनिस्टर अ हार्मोन, यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि प्रसव के दौरान अ प्रेग्नेंट वुमेन जिसे बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा है लेकिन चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, उस टाइम पीरियड किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न से चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, तो उस टाइम पीरियड पे कौन से हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि नेचुरल बर्थ करवाया जा सके? ऑप्शन देख लेते हैं। टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, नहीं, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने से चाइल्ड बर्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करने से भी चाइल्ड बर्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टिमुलेट द ओवरी, ओवरी स्टिमुलेशन का चाइल्ड बर्थ से कोई रोल नहीं है। एक्टिवेट द स्मूथ मसल्स, वो मसल्स, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो भी इन्हीं स्मूथ मसल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये मसल्स जो कि पेल्विक एरिया के पास में प्रेजेंट होती है, पेल्विक बोन को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो इन मसल्स को एक्टिवेट करने से ही ऑप्शन नंबर डी को हम मानेंगे। इन मसल्स को एक्टिवेट करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं लाइक ऑक्सीटोसिन और कुछ हार्मोन्स और भी होते हैं, उन्हीं का ही इंजेक्शन डायरेक्ट लगाया जाता है सो दैट नॉर्मल बर्थ कैन हैपन। यहीं पे गाइज एक और क्वेश्चन है, अभी हमने बात की थी पेल्विक बोन की।
स्केलेटल सिस्टम आपका आगे है, लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि ह्यूमन मेल और फीमेल में ऐसी कौन सी बोन है जो दोनों में अलग अलग होती है। यानी कि अगर आपके पास में एक ह्यूमन स्केलेटन है तो आप उस स्केलेटन कंकाल को देख करके कैसे बताओगे कि ये कंकाल किसी मेल का था या किसी फीमेल का था। इट इज़ अ सिंगल बोन जो दोनों स्केलेटन में क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर आपको आंसर्स पता हो तो प्लीज़ डू राइट इन माई कॉमेंट्स। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।